Good afternoon to all of you. This is unit first, introduction, and lecture third, that is advantage and disadvantage of steel as a construction material, types of loads, and relevant IS codes. So after this session, you will be able to uh, tell advantage and disadvantage of steel as a construction material, again then types of loads and the relevant code. और एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग IS कोड को यूज करके न्यूमेरिकल करेंगे या कैसे डिजाइन में इसका यूज होगा, वो मैं एक आपको बताऊंगा। एग्जांपल एक्सरसाइज हम लोग लास्ट में करेंगे आज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। अभी शुरू से इस वीडियो को देखिए और शुरू से इस सेशन में बने रहिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यस, द फर्स्ट थिंग टुडे इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। So as we have already discussed this in last semester, right? तो फर्स्ट यूनिट में ही था हमारा, जो मेटल्स के जो प्रॉपर्टी होते थे सेम चीज़ है, क्योंकि स्टील इज आल्सो मेटल। तो स्टील का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वहाँ पे लिस्टेड आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे दिख रही है दैट इज इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है आप लोग जानते होंगे। मैं बता देता हूँ, जो ग्राफ आपने देखा होगा लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है, जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ हम लोग देख रहे थे, तो कैसे हो रहा था, याद आया? यस सर। इट वाज लाइक दिस, ओके। सो ये जो पार्ट था देखेंगे, दिस इज स्ट्रेस और नीचे का पोर्शन क्या था, स्ट्रेन, ठीक है। और आप देखते थे कि यील्ड कहाँ पे आता था या इलास्टिक लिमिट कहाँ पे आता था, यहाँ पे अभी मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इलास्टिसिटी आपको मिलता था, इलास्टिक पॉइंट यहाँ पे मिलता था, ठीक है, यहीं पे यील्ड पॉइंट मिलता था। तो इलास्टिसिटी जो है वो क्या है कि विद इन दिस रेंज, जो ये रेंज आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखें कि हमारा ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा माना गया है यहाँ पे कि अगर हम लोग लोड को हटा देंगे किसी भी, जैसे टेंसाइल टेस्ट हम लोग करते थे, लोड लगाया हमने, दोनों तरफ से पुल किया स्टील बार को, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें डिफॉर्मेशन आने लग गया, ठीक है। धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, जैसा कि हम लोग टेस्ट में देखते भी थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ था, आगे चल के जैसे ई के आगे गए थे, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ना कम हो गया था, ठीक है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा था, और क्या बढ़ रहा था, जो स्ट्रेन है, जो डिफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर था यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या देखा कि फिर से स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, जो यहाँ पोर्शन आप देख रहे हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन आ गया। उसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुँच गए थे, याद है, ठीक। और उसके बाद आप लोग यहाँ जब गए थे लास्ट में, ये फेल हो गया था, जब ये लास्ट यहाँ जो एफ जो आपको दिख रहा है दैट इज यहाँ पे फेलियर जब हो गया था। तो यहाँ पे दो तीन चीज अभी नोट कर लेना है आपको, यहीं से आपको पता चल जाएगा इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। तो जो इलास्टिसिटी है वो मटेरियल का वो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ड्यू टू विच वो क्या करता है, जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर आती है, ठीक है, उसको रिगेन कर लेता है, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो ये प्रॉपर्टी आपका क्या है, इलास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी क्या है, जो आप इस रेंज में देख रहे होंगे, ठीक है, मान लेता हूं मैं इसको बी मान लेते हैं, चलिए। तो ई बी का जो रेंज आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपको प्लास्टिसिटी का रेंज है। मीनिंग क्या हुआ कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है बट देयर इज डिफॉर्मेशन, लार्ज डिफॉर्मेशन इज देयर, सो दैट इज द प्लास्टिसिटी। और जो डक्टिलिटी है वो भी क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू प्लास्टिसिटी। तो डक्टिलिटी भी वही फैक्टर हो गया कि डिफॉर्मेशन, लार्ज डिफॉर्मेशन आ सकता है। प्लस एक और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो डक्टिलिटी में कहा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन आप बोलते हैं कि हमारा ये क्रॉस सेक्शन ए है, तो जो ए क्रॉस सेक्शन है ये क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा तो रेड्यूस होकर ब्रेक करेगा, दैट इज डक्टिलिटी, है ना, रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शन एरिया। याद आया आप लोगों को,
जब भी इसका फेलियर होता है स्टील का, तो आप देखते हैं कप एंड कोन का जो बनता था, याद है? ठीक है, Yes. तो इस तरह की चीजें आती थी। तो चलिए इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या डेफिनेशन है। तो एक बुक है जो कि काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जो ए.के. उपाध्याय की बुक है स्टील स्ट्रक्चर की। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे हम लोग, दैट इज द पहला प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। डेफिनेशन वाइज चले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया इसका इलास्टिसिटी। तो स्टील में तो है इलास्टिसिटी, क्योंकि स्टील को अगर आप लोड अप्लाई करते हैं और विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आप उस लोड को फिर हटा देते हैं, तो वो क्या होगा, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर फिर वापस आ जाएगा। राइट, चलिए ये हमारा क्लियर है। उसके बाद प्लास्टिसिटी की बात करें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रिटेन्स द डिफॉर्म्ड शेप इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड। यानी क्या हुआ कि ये प्लास्टिसिटी क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है ना। जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है स्टील में और फिर भी वो फेल नहीं हुआ, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है, डिफॉर्म शेप में रह जाएगा, लोड हटा भी देंगे तो, है ना। इलास्टिसिटी में क्या होता है, अगर लोड हटा देंगे तो वो इतना ही डिफॉर्म हुआ है कि वो अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है कि उस पर क्या है, उसका डिफॉर्मेशन भी आ जाएगा और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, उसका चेंज नहीं होगा, रिमूवल कर दे लोड का, वो फिर अगेन वहां पे नहीं आ पाएगा जो उसका ओरिजिनल है। ठीक है, तो स्टील शुड हैव प्लास्टिसिटी टू सम एक्सटेंट। तो स्टील में प्लास्टिसिटी होनी चाहिए और होती है, आप देखे होंगे। ठीक है, एज पर जो ग्राफ मैंने अभी बताया आपको, उस पर भी पता चल रहा होगा कि प्लास्टिसिटी वहां पे है, क्योंकि जो लंबा सा बीच में रीजन दिख रहा था, ठीक है, बहुत लंबा सा एक रेंज दिख रहा था, स्ट्रेन जहाँ बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा था, दैट इज द प्लास्टिसिटी रीजन। तो वहीं पे जो स्टील है वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, प्लास्टिक बिहेवियर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डक्टिलिटी आ रहा है, राइट। सो डक्टिलिटी इज द दैट प्रॉपर्टी of a material due to which it can be drawn into thin wires without breaking। तो डक्टिलिटी क्या है, वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जिससे हम लोग क्या है, अगर उसको खींचे, पुल करें उसको हम लोग, ड्रॉ मतलब क्या हुआ, उसको पुल करना, तो वो क्या है, ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाए। ओके, रिड्यूस हो जाए क्रॉस सेक्शन, उसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम बात करें एक ब्रिटल मटेरियल की बात कर लें, हम ग्लास की बात कर लें, हम अगर कंक्रीट की बात कर लें, तो कंक्रीट में किस तरह का सीन होगा बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कंक्रीट का कोई इस तरह का बार है, इसको हमने दोनों तरफ से पुल किया, तो क्या लगता है आपको, इसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा क्या? क्या ये जो क्रॉस सेक्शन है सर ब्रेक कर जाएगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट ब्रेक कर हाँ जाएगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट जो है इस तरह का फेलियर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस तरह से ये फेल कर गया। तो ये फेल करने का मतलब हुआ कि ये आपका डक्टाइल नहीं है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है रिड्यूस नहीं होगा, बट स्टील हैज डक्टिलिटी। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, टेस्ट करके आपने इसको देखा है, तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि टेंसाइल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना। सो मेनी प्रॉपर्टीज आर डिपेंडिंग अपॉन टेंसाइल टेस्ट, मतलब टेंसाइल टेस्ट करेंगे आपको बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। चलिए अगेन दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ओके, डक्टिलिटी ऑफ स्टील कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैंने बताया था पिछले सेशन में ही कि परसेंटेज ऑफ कार्बन को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा डक्टिलिटी घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं कार्बन परसेंटेज को बढ़ा दूं तो क्या, अभिषेक कुमार, क्या ये जो डक्टिलिटी है वो घटेगा या बढ़ेगा अगर मैं कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देता हूँ? डक्टिलिटी डक्टिलिटी घटेगा सर, कार्बन परसेंटेज बढ़ा घटेगा। ओके, घट जाएगा सर, रिड्यूस होगा सर। ओके, तो क्यों घटेगा, कोई और बता पाएंगे इस चीज को? शुभम या और भी कोई जो भी बताना चाहते हैं बताइए। सर कार्बन परसेंटेज मिलाने पर सर किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ता है सर, उसका ब्रिटलनेस भी बढ़ता है सर। ब्रिटलनेस बढ़ने के कारण सर उसका डक्टिलिटी घटने लगता है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली यस प्रोपोर्शनल यस, है। वेरी गुड वेरी गुड।
मतलब लैक ऑफ ब्रिटलनेस मतलब डक्टिलिटी बोल सकते हो, लैक ऑफ डक्टिलिटी मींस ब्रिटलनेस बोल सकते हो, क्या इस तरह की चीजें हैं। तो ब्रिटलनेस क्या है, अगर अगर अगेन आप यस देखेंगे तो ब्रिटलनेस की बात कर रहे हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। लैक ऑफ डक्टिलिटी इज ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस जो है ये प्रॉपर्टी स्टील का नहीं होना चाहिए। क्या ब्रिटल नहीं होना चाहिए, हमारा स्टील जो है उसको ब्रिटल नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ब्रिटल होगा, जैसे आयरन है, कास्ट आयरन की बात करें, ठीक है, स्टील और आयरन में डिफरेंस है, आपको पता चल गया होगा। तो अगर आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, थोड़ा सा ब्रिटल है आपको स्टील से, डक्टिलिटी उसमें भी है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा ब्रिटल है उसमें। तो वो क्या, उसका जब डिफॉर्मेशन होगा तो जितना ये डिफॉर्म होता है उतना वो आयरन आपका डिफॉर्म नहीं होगा जितना स्टील होता है। ठीक है, इसलिए स्टील का जो यूनिक प्रॉपर्टी आप समझिए यही है डक्टिलिटी। Okay. Again, we have one more property, that is hardness. Hardness is the property of a material that enables it to resist abrasion, indentation and scratching. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सरफेस पे अगर स्क्रेच मतलब करे, मान लीजिए, वो अगर उसको रेजिस्ट करता है, ये प्रॉपर्टी हार्डनेस, मतलब हमारा स्टील इतना हार्ड है कि उस पे आप जो एब्रेजन आएगा, वियर टियर आएगा, स्क्रेचिंग आएगा, वो कम आएगा। ठीक है, तो ये हार्डनेस हुआ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या हुआ, हार्डनेस। सो हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। ठीक है, हीटिंग करने पे हार्डनेस घटेगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने देखा होगा तो कैसे इसको मेल्ट कर दिया जाता है, तो हीट करने पे क्या होगा, उसका तो हार्डनेस खत्म हो जाता है ना, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा ऑन हीटिंग। क्लियर है? ओके। अगेन वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। सो मैलिएबिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग रोल्ड कर पाते हैं, अलग अलग सेक्शन बना पाते हैं, उसको किसी भी तरह से उसको शेप में ला सकते हैं ना, यही मैलिएबिलिटी है। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट रप्चर। मतलब उसको आपने देखा होगा किसी भी शॉप में, छोटा मोटा शॉप में जाके देखेंगे, वर्कशॉप में जाके देखेंगे, तो आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी, उसको पतला पतला कर करके कुछ कुछ बनाते हैं, याद है? घरों में देखिएगा कभी आयरन को ले जाके क्या करते हैं आप लोग, मैं गांव घर की बात करूं, बहुत लोग गांव से खुरपी बनवाते हैं लोग, है ना, खुरपी और क्या क्या होता है ना, यस वो सब इससे बन जाता है। तो कैसे उसको हीट कर करके उसको शेप में लाया जाता है, रोल्ड कर दिया जाता है। तो रोलिंग इज अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बहुत सारा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जाएंगे अगर स्टील के, तो हाँ रोलिंग सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल रोल्ड सेक्शन बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, तो ये सब इसी सब प्रॉपर्टी के कारण है। उसके बाद अगर देखेंगे, दैट इज टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड, बेंट और ट्विस्टेड अंडर अ हाई स्ट्रेस बिफोर फ्रैक्चर। तो बिना फ्रैक्चर किए हुए ये क्या हो सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, स्ट्रेच मतलब क्या हुआ, खींचना हुआ, बेंट मतलब क्या हुआ, उसको इस तरह से बेंट करना। ठीक है, और उसका ट्विस्टिंग मतलब क्या हुआ, अगर एंगल चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं आप, ट्विस्टिंग। आप ये टॉस में पढ़िएगा, टॉर्जन वगैरह पढ़ते होंगे, टॉर्जन। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चरिंग। ठीक है, तो एनर्जी कौन सा एनर्जी आएगा, मान लीजिए किसी हैमर से आप स्टील पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें चला जा रहा है, तो किस फॉर्म में चला जाएगा, कौन से फॉर्म में एनर्जी पहुंचेगा अंदर में, बताइए मटेरियल के, किसी को आइडिया है? स्ट्रेन एनर्जी याद आया, इम्पैक्ट की तरफ से जाएगा स्ट्रेन सर। एनर्जी याद आया शुभम, स्ट्रेन एनर्जी जो होता था, ठीक है, यस तो सर स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन आएगा एनर्जी उसमें, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर टू स्ट्रेन एनर्जी, आपने पढ़ा होगा जहाँ पे इम्पैक्ट पढ़ते थे हम लोग, याद है? देखिए आप यस लोग टेस्ट भी किए थे हाँ बिल्कुल, तो आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, जो मॉस था ना उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो जो भी पेपर आप पढ़ चुके ये मत समझिए कि हो गया सेमेस्टर खत्म हो गया तो बस भूल जाए। आपको इसमें करियर बनाना है, आगे जाके आपको इंजीनियर बनना है, आगे जाके और भी चीज़ें करनी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा हर चीज़। ठीक है, भूल नहीं सकते आप इस चीज़ को, ये सब बेसिक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं दैट इज फैटिग। तो फैटिग वगैरह क्या है, इसको प्रॉपर्टी नहीं बोला जाए, मतलब ये सब ऐसा इवेंट है, सिचुएशन है। ठीक है, मान लीजिए रिपीटेड रिपीटेड लोडिंग्स है, अनलोडिंग्स है, जैसे आप रेलवे ट्रैक की बात करें, कैसे उस पर रेलगाड़ी बार बार देखते हैं, हर घंटे में रेलगाड़ी जा रही है जा रही है जा रही है, तो इस तरह से उस जो रेल पे है कितना साइकिलिंग लोडिंग आ रहा होगा, है ना,
है ना, पूरा जो ट्रेन का जो लाइव लोड होगा, ठीक है, और जो लोड होगा टोटल कंप्लीट लोड होगा सारा उस पर आता रहेगा, ठीक है, बार बार, किसी का ज़्यादा किसी का कम, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, इससे क्या है जो धीरे धीरे लोकलाइज डैमेज जो है होने लगता है, तो वही है ये फैटिग, ठीक है, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग जो आपका डैमेज होता है मटेरियल का, दैट इज द फैटिग। एक और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिप। तो क्रिप क्या है? दिस इज काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूअस स्लो डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस। तो जनरली क्रिप जो है ना, ये आपको तुरंत नहीं मिलता है, बहुत समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब ओल्ड हो जाता है स्ट्रक्चर तो धीरे धीरे उसमें डिफॉर्मेशन जो है आपको स्लो डिफॉर्मेशन होता है, तो धीरे धीरे डिफॉर्मेशन उसमें दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको लास्ट में जाके इस पर ध्यान देना होता है कि ज़्यादा वो जो है लॉन्गर पीरियड के लिए ना रहे डिफॉर्मेशन, ठीक है, उससे पहले आप उसको रिपेयर या रिहेबिलिटेशन जो कराना है वो कराएं। तो इस तरह की चीज़ है। तो दिस इज रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। तो ये लॉन्गर पीरियड के बाद ही आपको ग्रिप का ये दिखता है, ठीक है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन जो आप इलास्टिसिटी लिमिट के विद इन देख रहे हैं, वो सब नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है एंड ओल्डर जब हो जाता है आपका स्ट्रक्चर तब की बात कर रहे हैं। क्रिप इज मोर सिवियर इन मटेरियल दैट आर सब्जेक्टेड टू हीट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो क्रिप उसमें ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ लिखा है, ये प्रॉपर्टी आपने लिखा है? यस सर। ओके गुड। यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग, एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, दैट इज यूनिट वेट ऑफ स्टील ऑन एन एवरेज। यहाँ वैल्यू आपको लिखा हुआ है एज पर द IS कोड 800, प्लीज रिमेंबर IS कोड 800, राइट। तो IS कोड 800 के हिसाब से यहाँ पे आपको जो यूनिट वेट है, जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है, जो पॉइजंस रेशियो है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ये लिखा हुआ है। और ये किसका लिखा हुआ है? इस सब प्रॉपर्टी किसका है? तो स्टील का है, ओके। सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ, दैट इज ऑफ स्टील, ठीक है। तो यूनिट वेट आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप इलास्टिसिटी मॉडुलस, पॉइजन रेशियो देखेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देखेंगे। इसमें क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है बताइए? ये सब कोई दिक्कत नहीं, सब समझ ही रहे, सब समझ रहे हैं? तो सब पहले भी पढ़े हुए थे। ओके ओके। तो यूनिट वेट का मीनिंग क्या हो गया कि 1 मीटर क्यूब ऑफ स्टील वेट 78.5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये इसका वेट हो गया। 1 मीटर क्यूब का ये वेट दे रहा है। तो इसको आपको एकदम याद रख लीजिए, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बार लगभग आ ही जाता है। पिछली बार आया था या उसके पहले आया था कि व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो कहीं कहीं आपको 79 भी दिख सकता है, कहीं कहीं आपको 78.4 भी दिख सकता है। तो कोई बात नहीं है, देयर इज अ वेरिएशन। यस सर ये जो सर पॉइजन रेशियो है सर, ये तो इलास्टिक रेंज में 0.3 है सर। हाँ, ये जो है आप, हाँ बिल्कुल, इलास्टिसिटी मॉडुलस जब निकालते हैं हम लोग, उसमें आप लोग देखे होंगे जो पॉइजन रेशियो होता है, ये किसका है? जो ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन आप देखते थे, ठीक है, जो आपको अक्रॉस द जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वहां देखते थे, तो वो रेशियो है, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? सब कोड से दिया हुआ है, प्लस ये हम लोग निकाले नहीं हैं 0.3, ठीक है। पिछली बार भी हम लोग देख रहे थे, इसका यूज बहुत किए थे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाए थे। तो दैट इज द पॉइजन रेशियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये चीजें आपका ये शियर से रिलेटेड है, आप समझ चुके होंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? मतलब जो हीट के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। तो ये चीज़ आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस के कारण जो आता है ना, वो आप लोग नहीं पढ़े हैं, वो बीटेक में जाके पढ़िएगा, आगे चल के पढ़िएगा तो उसका यूज होगा। तो वेरी गुड, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का यूनिट क्या था वो वाला? वो हो गया डिग्री सेल्सियस होता है उसका, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। यस सर। अब हम लोग आगे आते हैं। सो नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इसको यूज करते हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एडवांटेज है, दैट इज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। जो अभी आपने देखा 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
मतलब इसका स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा किसी और मटेरियल में जल्दी। और भी हैं इसमें नो डाउट, बट जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप कंक्रीट की बात करिए तो कंक्रीट का क्या है, बहुत कम है। कितना है बताइए कंक्रीट का? चलिए बताएंगे आपको, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा उसका। और एज पर द कोड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सबका सेल्फ वेट, सबका डेड लोड सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट होने के कारण क्या होगा, हमारा जो स्टील सेक्शन होगा दैट विल बी लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब वो हल्का होगा और उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये खूबी है, ये प्रॉपर्टीज है और ये एडवांटेज है आपको स्टील से। अगेन दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज हाई डक्टिलिटी। इसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है कि जब भी ये स्ट्रक्चर फेल करेगा हमारा स्टील स्ट्रक्चर, तो एक लार्ज डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा, मतलब एक एविडेंस मिल जाएगा, हाँ ये जो स्ट्रक्चर है स्टील स्ट्रक्चर फेल करने जा रहा है। तो प्रायर आपको ये पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर फेल करने वाला है, तो हमको वहाँ पे जो भी जो मेजर्स लेने हैं हम लोग लेते हैं, ठीक है। मतलब उस पर हम लोग क्या करें, जैसे ब्रिज है, मान लीजिए वहाँ डिफॉर्मेशन आने लग गया, तो डक्टिलिटी होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, हमको दिखेगा कि इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब इस पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको बंद किया जाए, इसको रिपेयर किया जाए, चेंज किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें। तो इसमें डक्टिलिटी के होने से ये फ़ायदा है। उसके बाद अगेन देखिए, रोल्ड इनटू वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज, मतलब इसको बहुत सारे शेप एंड साइज में हम लोग बनाते हैं, इसको रोल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि बहुत सारे रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट देखें, दैट इज इजीली फास्टेंड बाय यूजिंग फास्टेनर्स लाइक रिवेट, बोल्ट्स एंड वेल्डिंग। मतलब क्या होगा, जो भी दो मान लीजिए हम रोल्ड सेक्शन को ले रहे हैं, उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्टेनर्स का यूज करेंगे। फास्टेनर्स का मीनिंग क्या हुआ, जो रिवेट है, जो बोल्ट है, जो वेल्डिंग होता है, वैसे उसी को हम लोग फास्टेनर बोल रहे हैं, जो ऐड करने का काम आता है। कनेक्शन की बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक। तो कनेक्शन, तो इजी कनेक्शन हो सकता है इसका, इसको और साथ में फैब्रिकेशन वगैरह आसानी से हो सकता है। उसके बाद देखिए, इजी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेबल ड्यू टू इट्स लाइट वेट, मतलब इसका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो जाता है। अगर मैं यहीं पे कहूँ कंक्रीट की बात करूँ, जैसे आप देखेंगे कंक्रीट में ज़्यादा स्ट्रेंथ जब आप लाना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वेट बढ़ेगा, है ना। तो जैसे आप ब्रिज का गर्डर देखते हैं जो फैक्ट्री से बन के आता है, बहुत ही हैवी होता है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करके, मतलब जो क्रेन होते हैं उससे उठा के उसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ठीक है। लोडिंग करा के अनलोडिंग करा के, तो उसका हैंडलिंग काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, रिस्की हो जाता है। तो वो चीज़ है। बट स्टील का क्या है, आपने तो देखा ही होगा, स्टील बार्स वगैरह देखिए, इतना पतला सा दिखता है लेकिन कितना स्ट्रेंथ है ना। टेंसाइल टेस्ट करने के बाद हमको देखते हैं आप कितना किलोमीटर का उसको आपको मिल जाता है लोड, कितना लोड वियर कर लेता है। तो ये सब है आपका एडवांटेज स्टील में। उसके बाद देखिए, कस्टमाइजेबल एंड इनेबल रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने पहले ही सेशन में बताया था आपको, कस्टमाइजेबल मतलब क्या हुआ, इसको किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं, बिल्टअप सेक्शन तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके का हमको नीड होगा उस तरह का हम तैयार कर सकते हैं, वेल्डिंग करके, फास्टनिंग करके। उसके बाद इनेबल रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ कि जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, है ना। इसमें और अदर जो बिल्डिंग मटेरियल उसकी तरह ये नहीं कि टाइम लगेगा। जैसे कंक्रीट में हम देखें तो कुछ कास्टिंग होने के बाद क्योरिंग में टाइम लगता है, धीरे 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 तब जाके स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। लेकिन अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, इससे अगर बनाएंगे तो हम लोग को तुरंत स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका इरेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, हम लोग तुरंत इसको खड़ा कर लेंगे अपना स्ट्रक्चर को, ठीक। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन में भी ये इसका एडवांटेज आपको दिख गया। उसके बाद देखिए, ड्यूरेबल एंड इजी टू रिपेयर एंड रेट्रोफिट, मतलब ये ड्यूरेबल है, मतलब क्या हुआ, लंबे समय तक के लिए चलेगा, इसका लाइफ बहुत है, मतलब लाइफ ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज लॉन्गर, ओके। उसके बाद देखिए, इजी टू रिपेयर एंड रेट्रोफिट, कहीं भी चेंज करना हो तो क्या हो सकता है, उसको कर सकते हैं। कहीं रिपेयर चाहिए, मान ली कोई पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है, कोई कॉलम है, कोई बीम है, कहीं कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे वेल्डिंग कर दें, प्लेट से कोई एडिशन कर दें, इस तरह की चीज़ें कर करके हम लोग उसको, चलिए ठीक है, ओके। सो वी हैव दैट एडवांटेज इन स्टील कि इसको हम लोग रिपेयर आसानी से कर सकते हैं।
और मान लीजिए जो जहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे बकलिंग वगैरह हो गया, अगर लोड बहुत ज़्यादा आ गया, बकलिंग हो गया, तो इन दैट केस हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और तुरंत हो जाएगा। ठीक है, रैपिड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे हाई स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है, हाई स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग आप समझिए क्या है। तो कोई भी प्रॉपर्टी, सॉरी कोई भी मेटल मटेरियल जिसका लाइफ जब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, स्क्रैप बन जाता है। लेकिन जब भी आप स्टील का पार्ट देखिए या कोई लोहा आप घर में रहता है, तो आप उसको जल्दी फेंकते नहीं है। फेंकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता फेंकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, कुछ वैल्यू रहता है। मतलब उस लाइफ पे भी वो खत्म हो गया, खराब हो गया, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, टूट गया है पोर्शन, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू है। दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। ओके, मतलब किसी भी मटेरियल का लाइफ खत्म हो जाने के बाद जो वैल्यू होता है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। ठीक, तो उसको जो नहीं बोलते रद्दी के भाव में बेचना, रद्दी। आप लोगों ने बहुत बेचा हो, कॉपी वगैरह नहीं होता है, जब लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चलो भाई लास्ट सेमेस्टर का था, बेच देते हैं, दैट इज द स्क्रैप, है ना। तो वो स्क्रैप वैल्यू हो गया। तो स्टील का स्क्रैप वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है, हाई होता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़ें? यस सर, यस। वेरी यस सर। वेरी गुड। चलिए आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, इसको ये सब आता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है कोरोजन का। ठीक है, जो पानी के कंडक्ट में हो और ऑक्सीजन के कंडक्ट में रहता है, तो वहाँ पे क्या है, कोरोजन होने की संभावना है। तो वहाँ पे हमको रेगुलरली पेंटिंग करना होगा, उसको पेंट करके रखिए उस चीज़ को। तो ये चीज़ है। तो पहला डिसएडवांटेज ये हो गया कोरोजन का, इससे बचना है, हमें बचाना है अपने स्ट्रक्चर को। अगेन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड रिक्वायर्स थर्मल ट्रीटमेंट। इस तरह से स्टील का भी क्या है, हाई जो एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का, काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, चालक है, तो गर्म बहुत होगा। ठीक, ये चीज़ है। प्लस फायर जो है ना, इसको फायर रेजिस्टेंट आपको बनाना पड़ेगा, ये भी नीड है, जो रिक्वायर्स थर्मल ट्रीटमेंट, तो फायर रेजिस्टेंस भी हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो एक ये हो गया, आपको कोरोजन हो गया, एक हमको फायर रेजिस्टेंट इसको बनाना है। अगर ये दोनों चीज़ कर लिए तो हमारा स्टील और अच्छा हो गया, जो कि किया भी जाता है। आप मार्केट में जाएंगे बहुत तरह से, हाँ भाई ये कोरोजन रेजिस्टेंट बताएगा, आपको थर्मली ट्रीटेड बताएगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ लोड। तो रिवर्सल ऑफ लोड यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हैं आपको यहाँ रिवर्सल ऑफ लोड का मीनिंग क्या हुआ, जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ आया एक समय, सेम आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी आया, दैट इज द रिवर्सल। इस तरह का लोडिंग कंडीशन कहीं पे है, ठीक है, मतलब जितना टेंसाइल लोड उस पर लगा एक बार, अगेन नेक्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ कि उस पर उतना ही अमाउंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग गया। मतलब क्या हो, रिवर्सल, कभी टेंसाइल लग रहा है, कभी कॉम्प्रेशन लग रहा है। इस तरह का अगर सिचुएशन कहीं है, इस तरह कोई लोडिंग कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए हाई एक्सपेंशन रेट ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। अब बताइए एक्सपेंशन रेट तो है इसमें, ठीक है, हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण क्या होगा, चेंज करेगा, तो इससे भी हमारा इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। टेम्परेचर में अगर मान लीजिए टेम्परेचर के कारण अगर हाई टेम्परेचर चला गया तो थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा जो डिफॉर्मेशन है, जो थर्मल डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ आएंगी तो हमारा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सर्विसेबिलिटी घट जाएगा, समझिए देखने में अच्छा नहीं लगेगा, या डिफॉर्मेशन आने लगेगा, या ब्रेक कर सकता है, फिल कर सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। सो दीज आर बेसिकली द डिसएडवांटेज। ठीक है, जो कि उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्या स्टील में, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्लांट्स हैं, जो भी स्टील मेकिंग कंपनीज हैं, वो लोग इसको ओवरकम जरूर कर रहे हैं। तो स्टील अभी बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहला जो लोड आपको दिख रहा है, दैट इज क्या है आपका, डेड लोड। डेड लोड। तो डेड लोड क्या है सर, किसी भी स्ट्रक्चर का अपना जो लोड होता है सर, उसका जो कंपोनेंट है उसका वेट सर डेड लोड कहलाता है। ठीक है, मतलब जो फिक्स्ड लोड है,
क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड लोड। यस सर। जो लोड क्या है, फिक्स्ड है, उसको हम लोग डेड लोड बोल सकते हैं। मतलब हमारा जो सेल्फ वेट होता है किसी भी यूनिट का, जैसे सेल्फ वेट ऑफ बीम बोलिए, ऑफ कॉलम बोलिए, कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिट का जो सेल्फ वेट है वो उसका डेड लोड हो गया। ठीक है, तो ये मतलब चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा, फिक्स्ड। अगेन वी हैव लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड का दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्पोज्ड लोड। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो मैं पहले लाइव लोड के बारे में बता दूं कि जो लाइव लोड है ये बेसिकली क्या है, जो भी लोड क्या है, मूवेबल है, फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, लाइव लोड है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज की बात करें, तो एक ब्रिज का जो अपना वेट होता है, जो सेल्फ वेट जिसको बोल रहे हैं आप, वो उसका डेड लोड हो गया। अब जो ब्रिज है उस पे क्या है, आपका एक ट्रक भी जा रहा है, एक कार भी चल रही है, और हम लोग भी चल रहे हैं, साइकिल भी चल रहा है, और ये हो गया लाइव लोड। जितने भी मूवेबल चीज आप देख रहे हैं दैट इज लाइव लोड। मतलब जितना तरह का आप ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स देख रहे हैं, या आप खुद उस पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सब क्या है, लाइव लोड हो गया। तो जो भी लोड मूवेबल है, फिक्स्ड नहीं है, दैट इज लाइव लोड, दैट इज इम्पोज्ड लोड। ठीक है, ये बोलते हैं। उसके बाद विंड लोड भी कंसिडरेशन किया जाता है। विंड लोड आपको समझ में अभी क्यों नहीं आ रहा है, देखिए, क्योंकि आप छोटा छोटा बिल्डिंग देखे हैं, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग की बात होती है वहाँ पे विंड लोड का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, विंड लोड का कंसिडरेशन करना पड़ता है। विंड लोड का जो है आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा, और टोटल डिजाइन लोड निकालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। सो विंड लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो विंड जो भी आप देख रहे हैं, जो हवा है, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर पे कैसे लगता है, जैसे अभी आंधी तूफान आप देखते होंगे, तो कैसे स्ट्रक्चर पे अभी इफेक्ट करता है। अभी न्यूज में आ रहा था, जो आप देखे होंगे, मुंबई पोर्ट में जो क्रेन जो है, मतलब उसका कॉस्ट 110 करोड़ का था कॉस्ट। ठीक है, वो कोलैप्स कर गया ड्यू टू विंड। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई विंड हुआ, ठीक है, इतना ज़्यादा अभी आंधी तूफान आया कि वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा क्रेन था जो कि कोलैप्स कर गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चर में भी ये चीज़ें होती है कि मान लीजिए विंड लोड के कारण भी स्ट्रक्चर फेल करता है, और ये काफ़ी अनसर्टेन थिंग है विंड लोड। इसको जो है समझ पाना अभी मुश्किल है। विंड लोड आप कैसे निकालिएगा, ये आप अभी नहीं निकाल पाइएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक पूरा चैप्टर है, एट द एंड हम लोग विंड लोड निकालेंगे जब हम लोग ट्रस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे उसमें विंड लोड कंसिडरेशन करके, तो उसमें देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग डिजाइन लोड निकालेंगे कंसिडरिंग विंड लोड। तो इसका कोड है 875 कोड है, उस कोड से हम लोग देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कोड क्या है नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अगेन जो ये देखिए, ये जो तीनों चीज मैंने बताई आपको, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका कोई और ऐसा नहीं है, यही तीन मेन है। उसके बाद आप जो देखिएगा ये डिपेंड करता है कहाँ पे, लोकेशन पे। अब मान लीजिए जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता हो, ठीक है, अर्थक्वेक या सिस्मिक लोड सेम थिंग है। जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता होगा वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक लोड का कंसिडरेशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए बर्फ जहाँ पे गिरता होगा, वो जो ऐसा जगह है, ठीक है, वहाँ पे स्नो लोड। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। स्नो मतलब क्या, वो बर्फ, जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये लोड भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर देखिएगा जो उसका रूफ होता है भर जाता है बर्फ के कारण। तो ये चीज़ें क्यों हो जाती है, तो उसका भी तो लोड आएगा। तो स्नो लोड का भी हमारा एक निकालने, ये भी कंसिडरेशन आएगा जब उस तरह के लोकेशन में हम जाएंगे। अगेन वी हैव टेम्परेचर लोड, जो कि थर्मल एक्सपेंशन आपने अभी देखा था, वो चीज़ है। मान लीजिए टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कहीं पर, मतलब ठंड में माइनस चले गए और गर्मी में हम मतलब 60-70 चले गए, इस तरह की चीज़ें। तो टेम्परेचर वेरिएशन अगर ज़्यादा होने लग जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर में क्या है, ये लोड भी आएगा, मतलब ये स्ट्रेस आएगा, तो इसका भी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इन ये जो है माइनर है, ये सारी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, ये आपका क्या है, इसको हम लोग माइनर अगर रखा जाए तो माइनर रखते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ये आएगा। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट लोड। ठीक है, इम्पैक्ट लोड मतलब समझ गया आप कि मतलब कोई भी
चीज उस पर अगर गिर रहा है, इस तरह की चीजें, इम्पैक्ट लोड। ठीक है, रेयर है किसी स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट लोड, बट ठीक है। अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर का मतलब क्या हो गया, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए उसके बगल में अगर मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ है, भरा हुआ, मिट्टी भरा हुआ है, ये अगर प्रेशर यहाँ पे आग शो कर रहा है, ठीक है, इसको टेंस कर रहा है इस तरह से, तो ये इसके कारण जो है अर्थ प्रेशर आता है। आपने पढ़ा होगा अर्थ प्रेशर, सॉइल में पढ़ा है, ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव पढ़ा Yes, होगा, sir. तो ये चीजें वहां पे आती हैं। उसके बाद वेव एंड करंट लोड कहाँ पे आएगा, जैसे मान लीजिए रिवर साइड की बात कर ले, कोई डैम की बात कर ले, वहां पे क्या होगा, वेव और करंट लोड आएगा। उसके बाद इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन लोड, मतलब किसी स्ट्रक्चर पे मान लीजिए और ज़्यादा ऊपर में इरेक्शन हो रहा है, मतलब उसमें और ऊपर बन रहा है, फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो उसके कारण अगर लोड आता है, तो दीज आर माइनर, अगर इसको बोलेंगे हम, ठीक है, आप कह सकते हैं कि माइनर है। मेजर आपको डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, ठीक है, और बाकी माइनर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, प्लस इसका 1-2 लाइन का डेफिनेशन आपके बुक में है, ठीक है, और नोट्स मैंने दिए हैं आपको, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, आराम से उसको लिख लेंगे, ठीक, कम से कम कॉपी में रहना चाहिए, बाकी समझ में आ जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ अब। ओके, सो दिस आर द रेलेवेंट कोड्स रिलेटेड टू लोड्स। जो लोड्स आपने अभी देखा उससे रिलेटेड ये कोड है। पहला कोड आप देख रहे हैं IS 875 पार्ट 1। पार्ट 1 यहाँ बोलना बहुत जरूरी है, ठीक। पार्ट 1 बोले तो पार्ट 1 मतलब क्या हुआ, ये किसके लिए है, डेड लोड के लिए। पार्ट 2 लाइव लोड के लिए है, इम्पोज लोड के लिए है, ठीक। उसके बाद जो आपका थर्ड है, पार्ट थर्ड है, ये विंड लोड के लिए है, ठीक है। और जो 1893 कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड 1893, दैट इज फॉर सिस्मिक फोर्स एंड अर्थक्वेक लोड कैलकुलेशन के लिए आपका कोड आता है, ठीक है। ये कोड है, इसको आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डेड लोड, ठीक है, और जो सेल्फ वेट है, सॉरी ये सेल्फ वेट होगा यहाँ पे, ठीक, ओके, मिसिंग हो गया थोड़ा सा, ठीक। तो जो भी सेल्फ वेट है दैट इज द डेड लोड। तो अगर आप 875 पार्ट 1 खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सब बिल्डिंग मटेरियल का डेड लोड। डेड लोड मिल जाएगा, सभी बिल्डिंग मटेरियल का सेल्फ वेट मिल जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये किसके लिए है, दिखा आपको। सो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। तो ये कोड जो है 875 का हेडिंग है। अब इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या है आपका, डेड लोड। ये डेड लोड का है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूनिट वेट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोर्ड मटेरियल जो फिक्स होते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए कौन कौन सा है, एक मैं टेबल आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। इसमें सारा चीज बिल्डिंग मटेरियल जितने होते हैं ना, सबका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्रीगेट, एस्बेस्टस, ठीक है, ये सब चीजें दिख रही हैं। किसको कंक्रीट का नहीं पता था, सीमेंट का भी देख रही है, यहाँ पे दिया हुआ है सीमेंट कंक्रीट का भी, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो 22 से 23.5 दिख रहा है, यही आपका कंक्रीट का है, प्लेन कंक्रीट का है जो सेल्फ वेट होता है। रेनफोर्स्ड का देखेंगे, ये 25 होता है, ठीक है, इस रेंज में आता है। हम लोग एवरेज की बात कर लेते हैं 25। इस तरह से काफ़ी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा स्टील का हम लोग ढूंढ लेते हैं। हॉट वेट सेक्शन, हॉट रोल्ड सेक्शन जो है उसका पे यहाँ पे आपको यूनिट वेट दिया होगा कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये टेबल में भी आपको मिल जाएगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। चैनल सेक्शन, मीडियम वेट, लेग, जो आपका एंगल सेक्शन, तो इस कोड में आपको सबका यूनिट वेट दिया हुआ है, सबका यूनिट वेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका इम्पोज लोड मतलब क्या हुआ, लाइव लोड। जो पार्ट 2 है वो लाइव लोड के लिए है, और इसमें जो फ्लोरिंग होता है या जो भी यूनिट्स होते हैं उसका लाइव लोड जनरली कितना आता है वो सब भी दिया रहता है आपको। इसको जाके देख लेंगे, कम से कम इसको नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे
इम्पोज्ड फ्लोर लोड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज। अब मान लीजिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो जितना भी रूम्स होता है, किचन होता है, उसका देखिए यहाँ पे यूडीएल कितना यहाँ दिया हुआ है 2, है ना, 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में इतना किलोन्यूटन लोड, लाइव लोड आता होगा। तो ये सब चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपको चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है। जब भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, डिजाइन आएगा, आपको लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, ये सब दिया रहेगा। इसकी चिंता नहीं करनी है कि याद कैसे रखें, याद नहीं रखना है। आपको कोड भी अलाउ रहता है एग्जाम में, बट कोड का यूज करिए और फिर आंसर अपना निकालिए। ओके, सो गोइंग बैक टू स्लाइड नाउ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग यहाँ तक? जी सर। यस सर। सारे कोड, जो कोड है उसको जरूर लिख लीजिए जो कि लोड से रिलेटेड है। इसके अलावा जो डिजाइन से रिलेटेड है, एक सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया IS 800, ठीक है, 1984, वो देख लीजिए। उसके बाद 2007 भी देख सकते हैं, IS 800 2007, दोनों देख लीजिए, दोनों रखिए आप। ओके, और उसके अलावा भी मैंने और चीज़ें बताई थी जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग करते हैं। एक स्लाइड मैंने दिखाया था पिछले सेशन में, तो वो चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास कोड्स हैं, आपके पास बुक होगा या कोड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बुक है तो है, ठीक है, अदरवाइज मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कोड, उससे आपको देख के हमको ये कम करना होगा। ये जो एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं हम लोग, सो दिस इज कहा जा रहा है यूज रिलेवेंट IS कोड्स एंड सोल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। जो प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, ए रोल्ड स्टील बीम ISLB 500। ISLB 500 आपको अब ढूंढना पड़ेगा कि ISLB 500 क्या है, ठीक है, समझ में आया? इसको आप अभी कॉपी में नोट कीजिए, ISLB 500 @735.7 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, दिस इज यूनिट वेट, जो कि स्टील टेबल में दिया रहता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, ये कोड में दिया रहता है, अभी भी दिखाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे 500 क्या है, कौन बताएंगे ये 500 क्या है? इसका ओवरऑल डेप्थ होगा सर। ओके, हाँ, ये क्या है आपका डेप्थ हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया। और जैसे ही हमने ISLB बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक बताइए। इंडियन लाइट बीम। ओके, तो ये आपका Light weight beam। जब भी बीम कहते हैं मतलब आई सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ISLB की बात कर रहे हैं, तो आई सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आपको कोड में जाके देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज a rolled section beam ISLB 500 at the rate 735.7 Newton per meter is being used as a beam. Calculate MR. MR means moment of, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यस एग्जैक्टली, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है बीम का। इफ परमिसिबल स्ट्रेस इज 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो परमिसिबल स्ट्रेस हमें पता है और हमको MR निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। हमको क्या चाहिए, हु विल टेल मी, क्या चाहिए? I, Y और सिग्मा। सिग्मा तो हो गया आपका परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। आपको I और Y चाहिए। और अगर एक चीज आप गौर करेंगे तो हम दो चीज की जगह भागने से पहले अगर हम Z इक्वल टू I/Y करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये मिलता है सेक्शन मॉडुलस। तो क्यों ना हम Z के पीछे पड़ जाएं, Z निकालने के पीछे चले जाएं। तो Z निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा बताइए? स्टील टेबल जाना होगा। हाँ, स्टील टेबल को, स्टील टेबल, हाँ, देखना होगा, राइट। तो चलिए करके बताइए जरा हमको, अगर बुक है किसी के पास जाके देखिए और जेड निकालिए उसका, उसके बाद हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। ओके, सो हमारा जो पहला प्रॉब्लम भी है हमारे पास, उसमें हमारा जो सेक्शन दिया है दैट इज ISLB, कितना दिया है
500 आपको दिया है, ठीक है। एट द रेट कुछ लिखा हुआ है, दैट इज द वेट। एट द रेट कितना लिखा हुआ है, बोलिए। 735 735.7 735.7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो आपको मैं कोड दिखाता हूँ, ISLV 500 और हमारा जो वेट आप देखेंगे, ठीक है, इसका वेट देख लीजिए केजी पर मीटर में दिया हुआ है, तो केजी पर मीटर में इसका वेट निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका वेट अगर केजी पर मीटर में देखेंगे इस तरह का है। अब हमको इसमें बेसिकली जानना क्या है, चलिए इसी लाइन में चलिए आगे बढ़िए। ये सब चीज़ तो हमको अभी नहीं चाहिए, बाद में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जेड कहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है कुछ यहाँ पे, यस सर। ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं अब जेड को। अब आते हैं फिर से हम लोग अपने, चलिए तो हमारा जेड कितना आया, जेड आया सर 1543.2। बोल दो एक बार। जेड हमारा आया है आपको कितना, 1543.2, यस सर। ठीक है। ये आपका आ गया जेड एक्स एक्स, सबका यही आ रहा है, देख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा जो स्ट्रेस है आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमको बताइए सर 165 न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे सिग्मा दिया है जो परमिसिबल है, ठीक है, 165। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो mr इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू जेड एक्स एक्स, कितना आया 254.63, ये कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू है 254.63 कुछ ऐसा आएगा। तो इसमें बेसिकली हमको मतलब ये नहीं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, बस ये है कि आपको बस इतना ढूंढना है कि हमको कोड में जाके कम से कम ये ढूंढ लेना है कि ये मिल जाता है कि नहीं। अगर आप इसको ढूंढ पा रहे हैं तो बस उतना ही मैं चाहता था अभी कि आप लोग जाके इस चीज को ढूंढ लें, ठीक है। इसको अगर आपने कोड में ढूंढ लिया तो बस हमारा सफल हो गया ये, ठीक है। तब आप समझ गए कोड से हमको क्या देखना है, इतना ही मोटिव था। तो चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक और इशू, एक और प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। ओके, एक और चीज आप देखिए यहाँ पे, हाँ, the floor of an office building is supported on steel beams if live load is 2.5 kilonewton per meter square, finishing load is 1000 newton per meter square and floor slab is 15 mm thick RCC, मतलब जो फ्लोर स्लैब है किसका है, RCC का है और 15 mm थिकनेस का है। फाइंड टोटल लोड्स टू बी सपोर्टेड बाय स्टील बीम्स। क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो फ्लोर है, ठीक है, वो सपोर्टेड ऑन स्टील बीम्स। तो हमको टोटल लोड निकालना है जिसमें कि आपको लाइव लोड भी दे दिया गया है, फिनिशिंग लोड भी दे दिया गया है और फ्लोर स्लैब हमको दिया गया है। एक चीज हम आपको यहाँ पे और दे देते हैं, ठीक है, जो सेल्फ वेट है आरसीसी का, इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। बोलिए, यहाँ पे आपको दो, एक तो लाइव लोड आ गया, दैट इज 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। यस सर। उसके बाद आपका जो डेड लोड होगा, जो आरसीसी आप देख रहे हैं वही तो डेड लोड देगा ना, जो आरसीसी मतलब जो कंक्रीट हो गया। तो कंक्रीट का थिकनेस कितना है बताइए, 15 mm। 15 mm। उसको मीटर में अगर बदलेंगे तो कितना लिखेंगे,
0.015। ठीक है, और इसका जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट? कितना आएगा बोलिए तो? यस सर। कितना आया? एनीवन? सर ये आया 0.375 सर। 0.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, है ना? ओके, एंड फिनिशिंग लोड की अगर बात करेंगे, फिनिशिंग लोड कितना दिया हुआ है? 1 किलो 1000 न्यूटन 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको टोटल कर दीजिए। 3.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन, ओके, सो दिस इज द टोटल लोड दैट विल बी कमिंग ऑन बीम्स, जो स्टील बीम्स है उसके टोटल लोड आएगा। तो आपको ये सब बेसिकली आना चाहिए। प्लस मान लीजिए हम यहाँ पे तो लाइव लोड आपको दे दिए, नहीं दिए रहते तो मान लीजिए फ्लोरिंग वगैरह के केस में आपको जाके कोड से देखना पड़ता। फिनिशिंग लोड नहीं दिए रहते तो आपको कोड से देखना पड़ता। तो किस कोड से देखेंगे? जो हमारा इम्पोज्ड लोड का है वहाँ से हम लोग लाइव लोड, फिनिशिंग लोड ये सब देख लेंगे। डेड लोड के लिए हम लोग क्या देखेंगे? जो आपका IS 875 पार्ट 1 है वो देख लेंगे, ठीक है। इम्पोज लोड के लिए पार्ट 2 देख लेंगे और विंड लोड के लिए पार्ट 3 देख लेंगे। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है इसमें यही चीज़ें हैं कि आपको जो भी IS कोड है उसको देखने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को देखने आ गया होगा। आप लोग सीख गए हैं कि थोड़ा कैसे हम लोग किसी भी सेक्शन को जाके ढूंढ लेंगे, जाएंगे स्टीव टेबल में जाएंगे, उसका हम लोग जो डेजिग्नेशन है उस पर जाएंगे, ढूंढ लेंगे तुरंत, है ना। जैसे हम लोग रिजल्ट में अपना नाम ढूंढते हैं, उसके सामने देखते हैं अच्छा इतना मार्क्स आया है, इतना ये है, इतना ये है, इस तरह से, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया सब, ठीक है। ओके, तो इस सेशन में यही था हम लोगों का, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जितना आपने अभी तक देखा है, 2-3 लेक्चर जो आपने देखा है, ये सब यूनिट 1 का था। और आप अच्छे से इसको पढ़िए, प्लस कोड देखना मस्ट सीख जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है। क्योंकि आगे जाके जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन न्यू यूनिट। थैंक यू।